तो यार एक बार सोच के देखो, एंटमैन क्वांटममेनिया का पोस्ट क्रेडिट सीन जब अपने को पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स ही दिखा दी जाती है, या फिर स्पाइडरमैन नो वे होम का पोस्ट क्रेडिट सीन जहां वेनम का एक टुकड़ा ही पीछे छूट जाता है, या फिर शैंग-ची का पोस्ट क्रेडिट सीन जहां पे उसकी चूड़ियां कहां खना करी है किसी को कोई आइडिया नहीं। तो अपने इस मल्टीवर्स सागा में ऐसे ही कई पोस्ट क्रेडिट सीन्स है जो चीजें सेटअप तो करती है पर उनके कोई पे ऑफ का दूर दूर तक कोई पता नहीं। आई मीन कहां वो दिन थे मार्वल के जब हमें इन पोस्ट क्रेडिट सीन्स के जवाब 1 या 2 सालों में मिल जाते थे, पर अब तो पिक्चर को रिलीज हुए 4-4 साल हो गए और उनके पोस्ट क्रेडिट सीन तो छोड़ो, सीक्वल तक का कोई अता पता नहीं। तो आज हम एमसीयू के उन बड़े बड़े पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में बात करेंगे जिनको इन्होंने सेटअप तो कर दिया पर उसके आगे कुछ पता नहीं। तो लाइक ठोको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शैंग-ची की। तो शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि ब्रूस, कैरोल और वोंग शैंग-ची को कामातास बुलाते हैं और उसको एवेंजर्स की टोली में शामिल कर लेते हैं। गया बेचारा। और वो लोग उधर उसकी चूड़ियों को एनालाइज कर रहे होते हैं और हमें ये पता चलता है कि ये चूड़ियां हजारों लाखों साल पुरानी है और इसके अंदर एक बीकन भी है जो एक सिग्नल भेज रहा है, लेकिन कहाँ वो तो नहीं पता। तो यार देखो, मैं 100% श्योर हूँ कि ये कैंग से ही किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है और मुझे बहुत उम्मीद थी कि इसका आंसर हमें क्वांटममेनिया में देखने को मिलेगा, पर वो तो हुआ नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली अब हमें इसके सीक्वल का ही इंतजार करना पड़ेगा जिसका नाम होने वाला है शैंग-ची द रेकेज ऑफ टाइम। तो नाम से ये तो समझ आ ही रहा है कि इसका टाइम से ही कोई लेना देना होगा, जो कि ऑफ कोर्स कैंग से ही डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो अगर गैस किया जाए तो इन चूड़ियों को कैंग ने ही बनाया होगा और टाइम में मिसप्लेस होके ये अपने एमसीयू की मेन टाइमलाइन में आ गई होगी। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम की, जिसके पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम अपना एक टुकड़ा एमसीयू में छोड़ के चला जाता है, जिसके बाद उसका क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। तो मुझे जो लगता है कि स्पाइडरमैन 4 में तो हमें इतना सिग्निफिकेंटली नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि स्पाइडरमैन 4 काफी ग्राउंडेड रहने वाली है, तो उसमें एलियन वगैरह को दिखाने का इतना सेंस बनता नहीं। पर ऐसा हो सकता है कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में पीटर पर वेनम सिम्बियोट हमें चढ़ते हुए दिखे और फिर कॉमिक्स की तरह सीक्रेट वॉर्स में हमें स्पाइडरमैन पहली बार अपने सिम्बियोट सूट के साथ दिखे। अब आता है डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में अपने डॉक्टर साहब ऐसे गली में चलते चलते किली से मिलते हैं। मैं यहाँ चलता हूँ तो कुत्ते भौंकते हैं। तो किली यहाँ आती है, एक डार्क डायमेंशन खुलती है और अपने डॉक्टर भैया को इंकर्जन्स रोकने के लिए उसमें लेके निकल पड़ती है। तो अब इसके आगे की कहानी तो ऑफ कोर्स डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में ही देखने को मिलेगी, जिसमें इंकर्जन्स के कॉन्सेप्ट को काफी एक्सप्लोर किया जाएगा कि इंकर्जन्स क्या है, कब होते हैं, क्यों होते हैं वगैरह वगैरह। पर सवाल ये है कि वो आएगी कब, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 कॉमिक्स के टाइम रन्स आउट इवेंट्स को अडेप्ट करने वाला है। तो टाइम रन्स आउट पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पर मोटा मोटा ये जान लो कि टाइम रन्स आउट में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का मोस्ट पावरफुल वर्जन ब्लैक प्रिस्ट स्ट्रेंज देखने को मिला था और ये स्टोरी सीक्रेट वॉर्स का बैकबोन था। तो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी सीक्रेट वॉर्स के आसपास ही रिलीज होगी, जिसका मतलब एवेंजर्स 5 में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज शायद देखने को ना मिले, और अगर दिखे भी तो शायद उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में। अब बात करते हैं थॉर लव एंड थंडर की। तो नो डाउट पिक्चर एक नंबर की हग्गू थी, पर इसका पोस्ट क्रेडिट सीन थॉर 5 को सेटअप कर देता है। तो उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हरकुलिस दिखाई देता है, जिसको ज़्यूस कहता है कि इंसानों में से देवताओं का डर खत्म हो रहा है और उस डर को वापस से रिस्टोर करने के लिए तुम्हें थॉर को मारना होगा। तो इससे ये तो समझ आ ही जाता है कि थॉर 5 में हमें थॉर वर्सेस हरकुलिस देखने को मिलेगा, और साथ में थॉर की बेटी लव भी तो है जो साक्षात इटर्निटी का रूप है, जो उसको मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स भी बनाता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक थॉर 5 टोन वाइज थोड़ी डार्कर होगी और ये गॉड्स और रेल्म्स वगैरह पे ज्यादा फोकस करेगी, जो कि अच्छी बात है। और ये कब आएगी तो ये भी प्रोबेबली अराउंड सीक्रेट वॉर से हमें देखने को मिलेगी। अब आता है मून नाइट। तो मून नाइट मेरे लिए काफी मिक्सा शो था, क्योंकि कुछ पार्ट्स काफी बेहतरीन लगे तो वहीं कुछ नॉट सो गुड। पर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन ने इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट तब देखने को मिला था जब खोन्सू ने मार्क स्पेक्टर के तीसरे पर्सोना जेक लॉकली को अपने अवतार के रूप में इंट्रोड्यूस किया था, और इसको देख के ये तो समझ आ ही गया था कि ये इन तीनों पर्सोना में से सबसे ज्यादा ब्रूटल है। तो ये टोपीबाज दिखेगा तो मून नाइट सीजन 2 में ही। साथ में ऐसे भी रूमर्स थे कि इसमें जो विलन होगा वो और कोई नहीं बल्कि कैंग का ही एक वेरिएंट रामाटूट होने वाला है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीजन 2 हमें एवेंजर्स 5 के ही आसपास देखने को मिलेगा। मजा तो आएगा, क्योंकि मार्क और स्टीवन को तो पता भी नहीं है कि उनके घर में कोई तीसरा बंदा बिन भाड़े पे रहता है और उसके लिए काम करता है जिससे इनका तलाक हो चुका है। अब बात करते हैं एंटमैन क्वांटममेनिया पे। तो यार इसका पोस्ट क्रेडिट सीन जब पहली बार दिखा था वो सीन याद करके देखो, जब हमें पहली बार एक एक करके कैंग के इतने वेरिएंट्स दिखाए जाते हैं। पहले आते हैं रामाटूट, स्कारलेट सेंचुरियन और इमोर्टस। 2 के बारे में तो इतना कुछ पता भी नहीं था। फिर हमें दिखती है पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स, जहाँ पूरा का पूरा कॉमिक बुक पैनल ही उठा के छाप दिया था। क्या गूज़बम्स आए थे, और अपन लोग भी कैंग डायनेस्टी को लेके जेन्युइनली एक्साइटेड थे। लेकिन तब से लेके अब तक काफी चीजें चेंज हो चुकी है। जोनाथन मेजर्स का पत्ता कट चुका है और इस सीन का आई डोंट नो कितना सिग्निफिकेंस होने वाला है सागा में। मोस्ट लाइकली ये लोग कैंग को रिकास्ट करेंगे और वही बंदा ये सभी वेरिएंट्स को प्ले भी करेगा। पर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि अभी कॉमिक कॉन और D23 में हमें अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो वीडियो को यहीं रैप करते हैं। मैंने आयरन मैन के मल्टीवर्सल वेरिएंट्स के ऊपर वीडियो बनाया था, नहीं देखा तो ये रहा, देख लेना। बाकी वीडियो को लाइक मारो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अंडी मंडी संडी चढ़ा दूंगा।